आइए, बिना देर के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने टीवी या फिल्मों में वकीलों को देखा होगा, है ना? वो शानदार कोर्टरूम ड्रामा, तेज तरार बहस। लेकिन सच बताऊं, असल जिंदगी की वकालत उन चमक-दमक वाले सीन से बहुत बहुत अलग है और कहीं ज्यादा गहरी भी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी फिल्मी भ्रम को तोड़ेंगे। हम एक नौसिखिए लॉ स्टूडेंट से लेकर एक मास्टर लॉयर यानी एक सिद्धहस्त वकील बनने तक के सफर को डीकोड करेंगे। ये वो 4 पड़ाव हैं जहां भारी मेहनत, अनुशासन और असली बिजनेस सेंस की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, कोई लॉ स्कूल क्यों जाता है? शायद इसलिए कि वो दोस्तों से बहस करने में बहुत अच्छा है, या उसने कोई लीगल थ्रिलर देखी और सोचा, अरे मैं भी यही करूंगा। लोगों को लगता है कि बस एक लॉ की डिग्री ली और सफलता के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन लॉ स्कूल के पहले ही साल में ना, ये सारा का सारा रोमानी ख्वाब एक ही झटके में टूट जाता है। ये असलियत से पहली और शायद सबसे जोरदार टक्कर होती है। और देखिए, ये सिर्फ दिल टूटने वाली बात नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क भी शामिल है। जरा इस नंबर को देखिए, $1,80,000। जी, कोई व्यक्ति इतना भारी भरकम कर्ज सिर्फ ये चेक करने के लिए ले लेता है कि क्या वो सच में वकील बन सकता है। और फिर शुरू होता है लॉ स्कूल का पहला हफ्ता। आप क्लास में बैठे हैं, अचानक एक प्रोफेसर आती है। कोई हाय हेलो नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा किसी भी स्टूडेंट की तरफ इशारा करके कहती है, चलो पाल्स ग्राफ केस समझा। कोई नहीं जानता कि अगला नंबर किसका है। सच कहूं तो यही इस पूरी प्रोसेस का मकसद है, आपको हर पल अलर्ट रखना। पढ़ाने के इस तरीके को सुकराती पद्धति या सुक्रेटिक मेथड कहते हैं। इसका मकसद आपको सिर्फ कानून रटाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली काम है आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना कि जब सैकड़ों लोगों के सामने खड़े हों और दांव बहुत ऊंचा हो, तब भी आपका दिमाग रॉकेट की तरह चले। आपको विरोधी पक्ष के तर्कों को इतनी गहराई से समझना पड़ता है कि आप उन्हें सरेआम पूरी तरह से ध्वस्त कर सके। क्योंकि सच मानिए, असली अदालत में आपको बिल्कुल यही करना होता है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर रात 100 से भी ज्यादा पन्नों के भारी भरकम बोरिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसे ब्रीफिंग अ केस कहते हैं। आपको वादी प्रतिवादी केस के तथ्य और कानूनी सवालों को अलग अलग छांटना होता है। ये सच में बहुत थका देने वाला काम है, एकदम नीरस। लेकिन जादू तब होता है जब उन हजारों बोरिंग फैक्ट्स के बीच से आप एक ऐसा छोटा सा अजीब सा तथ्य ढूंढ निकालते हैं जो दिखने में बिल्कुल बेमानी लगता है, लेकिन असल में वही पूरे केस का फैसला पलट देता है। सच कहूं तो लॉ स्कूल की पूरी पढ़ाई में ये सबसे मैजिकल मोमेंट होता है। लेकिन हाँ, ये जादू बहुत जल्दी ग्रेडिंग कर्व की कठोर सच्चाई से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। यहाँ ये मायने नहीं रखता कि आपने कितनी रातें जाग कर पढ़ाई की। यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि बाकी के सुपर स्मार्ट स्टूडेंट्स के मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं। मतलब आपकी मेहनत और आपके रिजल्ट के बीच का जो सीधा कनेक्शन था ना, वो अब खत्म हो चुका है। यहीं से आपको समझ आता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा लगातार चलने वाली बहस है। और फिर आता है इस पहले चरण का फाइनल बॉस, 2 दिन का बार एग्जाम। ये आपके शरीर और दिमाग दोनों का पूरा निचोड़ निकाल लेता है। चरण 2, द बिलेबल आवर डिसिप्लिन, मुवक्किल के परिणाम को प्राप्त करने का एक टूल यानी एक उपकरण बनना। अब आप लॉ स्कूल से निकलकर लॉ फर्म में आ गए हैं। और ध्यान दीजिए, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। लॉ स्कूल में आपका फोकस सीखने पर था, लेकिन लॉ फर्म में यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका क्लाइंट ही भगवान है। एक नया जूनियर एसोसिएट यहाँ बस क्लाइंट को जिताने का एक टूल बनकर रह जाता है। बड़ी फर्म्स आपसे कम से कम 2000 बिलेबल आवर्स मांगती हैं, मतलब वो घंटे जिनका बिल क्लाइंट को भेजा जा सके। लेकिन जो पेपर वर्क आप करते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, या जब आप केस में उलझे हुए बस सिर्फ खिंचा रहे होते हैं, उनका पैसा कोई नहीं देता। तो उस 2000 घंटे के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए आपको हर हफ्ते 60 से 80 घंटे पागलों की तरह काम करना पड़ता है। ये गणित सच में बहुत बेरहम है। और मजे की बात देखिए, ये सारा काम पर्दे के पीछे एक अदृश्य पदानुक्रम, एक इनविजिबल हायरार्ची में होता है। जूनियर एसोसिएट अपने छोटे से केबिन में बैठकर रिसर्च करेगा, ड्राफ्ट लिखेगा, फिर सीनियर एसोसिएट उसमें काट छाट करेगा, पार्टनर उसे रिव्यू करेगा और आखिर में जज उसे पढ़ेगा। इस पूरी चेन में उस जूनियर एसोसिएट का नाम उस फाइनल डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं होता। उसकी सारी मेहनत, उसका पूरा योगदान बिल्कुल अदृश्य रहता है। खैर, इस इनविजिबल दुनिया में एक बहुत ही अहम इंसान होता है, जिसे हम मार्कस बुला सकते हैं।
मार्कस एक सीनियर एसोसिएट है, लेकिन असल में वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है। जब बड़े पार्टनर्स बहुत बिजी होते हैं और उनके निर्देश सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, तब मार्कस ही वो शख्स होता है जो रात के 12 बजे आपके काम को एडिट करता है। वो आपको बिना बेइज्जत किए आपकी गलतियां सुधारता है। इस बेरहम और प्रेशर वाले माहौल में मार्कस जैसे मेंटर का मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। यही वो इंसान है जो एक यंग वकील को टूटने से बचाता है। चरण 3, द रेन मेकर। कानूनी काम करने से हटकर बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट करने की ओर कदम। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। पार्टनर बनना कोई नॉर्मल प्रमोशन नहीं है। ये दरअसल फर्म में हिस्सेदारी या ओनरशिप हासिल करना है। एक एम्प्लॉय और एक ओनर के बीच का फर्क बहुत साफ होता है। जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपकी वैल्यू आपके बेहतरीन और सटीक लीगल काम से होती है, लेकिन एक पार्टनर की वैल्यू उसकी रेन मेकिंग क्षमता से होती है, यानी वो कितना नया बिजनेस और पैसा फर्म में ला सकता है। क्योंकि सोचिए, आपका बेहतरीन लीगल काम सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अगर पार्टनर नए क्लाइंट्स ही नहीं लाएगा तो उस शानदार प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? और जब आपकी फीस प्रति घंटे $500 या उससे भी ज्यादा हो जाती है ना, तो दांव बहुत ऊंचे हो जाते हैं। एक रेनमेकर को अपने वीकेंड्स, अपनी छुट्टियां सब कुर्बान करनी पड़ती हैं। आपको वो इंसान बनना पड़ता है जिसे आपका क्लाइंट रात के 2 बजे भी फोन कर सके, वो भी तब जब उसकी परेशानी ने अभी तक कोई लीगल शक्ल भी नहीं ली हो। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सोल्यूशन बनना। ये सिर्फ कानून जानने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं और कोई फेडरल ट्रायल हफ्तों तक चलता है, तो इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है। और वो ये है, सबसे मुश्किल और उलझी हुई बातों को एकदम आसान बनाना, लेकिन इस तरह से कि उसका सच ना बदले। आपको महीनों की भारी भरकम जांच और सबूतों को जूरी के उन 12 लोगों के सामने इस तरह पेश करना होता है कि वो उसे झट से समझ जाएं और उस पर भरोसा भी करें। यही एक वकील का सबसे असली काम है। अब एक रेन मेकर का साइकिल कैसे चलता है? आपके अच्छे काम से आपकी साख बनती है, साख से लोग आपको दूसरों को रेकमेंड करते हैं, रेकमेंडेशन से नया काम मिलता है और काम से फर्म की ताकत बढ़ती है। ये एक लूप है। लेकिन कई बार बिना आपकी किसी गलती के, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट टेकओवर की वजह से, आपका दशकों पुराना क्लाइंट अचानक हाथ से निकल जाता है। ऐसे वक्त में एक पार्टनर को उस गहरे झटके को सहते हुए भी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है और अपना बिजनेस फिर से खड़ा करना पड़ता है। चरण 4, द मास्टर लॉयर। अनुकूलनशीलता, सत्यनिष्ठा और सटीकता का सर्वोच्च स्तर। ये वो मुकाम है जहां आप 25 या 30 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद पहुंचते हैं। सच बताऊं तो इस लेवल पर आकर पैसा सफलता का पैमाना नहीं रह जाता। दशकों तक अदालतों में पसीना बहाने के बाद एक मास्टर वकील ये अच्छी तरह समझ जाता है कि हमारा कानून कोई परफेक्ट या अचूक सिस्टम नहीं है। ये अपूर्ण इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली एक अपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ कानून बदलते हैं, तकनीक बदल जाती है और जज भी बदल जाते हैं। इस लगातार बदलती दुनिया में एक मास्टर वकील का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसकी सटीकता और अनुकूलनशीलता, यानी अडेप्टेबिलिटी। जो वकील वक्त के साथ बदलना सीख जाते हैं वही अंत तक टिके रहते हैं। और इस अपार अनुभव के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मान लीजिए एक 3 साल का अनुभव रखने वाला जूनियर एसोसिएट जो काम से पूरी तरह थक चुका है, बर्न आउट हो गया है, वो इस मास्टर वकील के पास सलाह लेने आता है। तो क्या मास्टर उसे कोई झूठी तसल्ली देगा? बिल्कुल नहीं। वो उसे खरी खरी सच्चाई बताता है कि देखो, ये काम आगे जाकर कभी आसान नहीं होता, ये बस अलग हो जाता है, और हाँ, पहले से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। शुरुआत के उन सालों की रगड़ाई ही इस प्रोफेशन में एंट्री की फीस है। 15वें साल में जब आप केस जीतते हैं ना, तो उसका स्वाद तीसरे साल की जीत से बहुत अलग होता है, क्योंकि तब तक आप जान चुके होते हैं कि उस जीत की असली कीमत क्या चुकाई गई है। जरा आंखें बंद करके उस 30 साल के सफर को एक पल में सिमटते हुए महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए एक वकील को जो अपने 900वें ट्रायल के लिए अदालत में खड़ा है। अपनी आखिरी दलील शुरू करने से बस एक पल पहले उसका पूरा सफर किसी फिल्म के फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। लॉ स्कूल का वो पहला घबराहट से भरा दिन, अपने मेंटर मार्कस के साथ की गई वो आधी रात की एडिटिंग्स, हाथ से पिसले हुए क्लाइंट्स और जीती गई वो नामुमकिन सी लड़ाइयाँ, सब कुछ। इस पूरे लंबे सफर का जो असली निचोड़ है ना, वो अपनी अंतिम दलील देते समय फिर से ताज़ा हो जाता है। मुश्किल चीजों को आसान बनाओ, लेकिन इनके सच को छेड़े बिना। बस यही है। सच कहूं तो शुरू से लेकर अंत तक इस पेशे का बस यही एकमात्र काम रहा है। अंततः एक वकील की सबसे बड़ी सफलता
इस बात पर निर्भर करती है कि वो इंसानों से कैसे जुड़ता है, उसकी ईमानदारी कितनी पक्की है और वो उलझनों के बीच से सच्चाई को कितनी साफ गोई से बाहर निकाल सकता है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, कानून का पेशा हर उस इंसान के लिए नहीं है जो सिर्फ किताबें पढ़कर अच्छे नंबर ला सकता है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उस खास तरह के त्याग और बलिदान के सांचे में खुद को ढाल सकते हैं जिसकी ये पेशा हर दिन मांग करता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये बात आपको अंदर तक झकझोर देगी। क्या आप सच में उस बलिदान के लिए तैयार हैं जो किसी भी काम में सच्ची महारत हासिल करने के लिए जरूरी है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनेटर यहीं खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सफर ने आपको वकालत की उस दुनिया का एक बिल्कुल नया और अनकहा पहलू दिखाया होगा।